हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी विजन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ NIOS क्लास 12th का चैप्टर 16 रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा भोर के तारा नामक संकलन से लिया गया है। ये चैप्टर लड़की के विवाह की एक सामाजिक समस्या पर आधारित है। रीढ़ की हड्डी एक विशुद्ध सामाजिक एकांकी है जो पुरानी विचारधाराओं पर आधारित है। एकांकी का मतलब होता है बच्चों उपन्यास का एक पार्ट। यहाँ समाज की उस घृणित सोच को प्रस्तुत किया गया है जो स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में काफ़ी निचले स्तर का मानती है। बच्चों, हमारा जो समाज है, समाज की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में विवाह संबंध तय करते समय लड़कियों को पशुओं के समान निरीह और बेजानदार चीज़ों से बदतर समझकर उनका मोलभाव किया जाता है और सारे सद्गुणों की अपेक्षा भी लड़कियों से ही की जाती हैं। इस एकांकी के माध्यम से माथुर जी ने समाज की उस प्रवृत्ति पर कठोर और सशक्त व्यंग्य किया है। एक नाटक है जिसमें 6 कैरेक्टर्स हैं और उनके डायलॉग्स हैं। मैं आपको एक इस स्टोरी टाइप में इसे बताऊंगी। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। 6 कैरेक्टर्स में है राम स्वरूप, प्रेमा और उनकी एक लड़की है उमा। इनके घर में एक नौकर भी है जिसका नाम है रतन। गोपाल प्रसाद और शंकर आज उमा को देखने आने वाले हैं। पूरा एकांकी एक मामूली से कमरे में खेला गया है। उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाला है। आइए देखते हैं आखिर इस पाठ में है क्या। भारतीय समाज में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। पारंपरिक रूप से विवाह प्रक्रिया में 2 परिवारों को केंद्र में रखकर ही निर्णय लिए जाते हैं। विवाह के फैसले में स्त्री की सहमति कई बार महत्वपूर्ण नहीं समझी जाती है। सारे सद्गुणों की अपेक्षा भी लड़कियों से ही की जाती है। विवाह का बंधन स्थायी माना जाता है। संबंधों में मजबूती बनाए रखने के लिए स्त्री और पुरुषों दोनों में बराबरी सहयोग आपसी आवश्यक है। समस्या तब आती है जब पुरुष वर्ग अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है और स्त्री को महत्व नहीं देता। यही बात पारिवारिक तनाव का कारण भी बनती है। एकांकी के माध्यम से समाज में स्त्री की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम विवाह से संबंधित कुछ जो अवांछनीय प्रथाएं होती हैं उन पर टिप्पणी कर सकेंगे। स्त्री की अहम भूमिका का वर्णन भी कर सकेंगे। आइए चलते हैं हम इसके मूल पाठ पर। हमारे एकांकी का आरंभ राम स्वरूप के घर में मेहमानों के आने की तैयारी से होता है। राम स्वरूप कभी नौकर पर जुझलाता है तो कभी चीज़ों को व्यवस्थित करता है तो कभी प्रेमा को हिदायतें देता है। उसी समय प्रेमा की बातों से पता चलता है कि उमा की इस सारी व्यवस्था से नाराज़ होकर मुंह फुलाए पड़ी है। कौन? उमा। सज धज कर प्रदर्शन की वस्तु बनना उमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रेमा का कहना है कि पढ़ लिख जाने के कारण उमा अपने माता पिता की बात नहीं मानती। तभी रामस्वरूप प्रेमा को टोक देता है कि मेहमानों के सामने उमा की शिक्षा की चर्चा नहीं करनी है। गोपाल प्रसाद एक वकील होने के बावजूद भी एक पुरानी विचारधारा वाले व्यक्ति हैं जो कहते हैं पढ़ी लिखी लड़कियों को अपने घर की बहू नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जब वह घर का काम नहीं करती, कंट्रोल में नहीं रहती और घर से निकलने की चेष्टाओं में हर वक्त लगी रहती है। इसलिए रामस्वरूप कहते हैं कि उमा की शिक्षा की चर्चा नहीं करनी। फिर वे दोनों मेहमानों के नाश्ते की व्यवस्था में लग जाते हैं। बाकी सब चीज़ें तो तैयार है, बस टोस्ट के लिए मक्खन मंगाना बाकी है। ऐसा कौन कहता है? रामस्वरूप। रतन तुरंत जाकर ले आएगा। तभी रतन को पता चलता है कि मेहमान के रूप में 2 व्यक्ति आ ही रहे थे। एक लड़का था, दूसरा उसका पिता। दोनों पढ़े लिखे होने के बावजूद बड़े तकियानुसी विचारों के हैं। ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की से शादी करने के पक्ष में नहीं है। इतने में गोपाल प्रसाद और उनका पुत्र शंकर आ जाते हैं। रामस्वरूप अपनी बातचीत और व्यवहार से उनकी पूरी खातिर करने की कोशिश करता है। शंकर लखनऊ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था। स्वास्थ्य और व्यक्तित्व दोनों ही दृष्टियों से वो बहुत कमज़ोर था। पढ़ाई लिखाई में भी शंकर अच्छा नहीं था। गोपाल प्रसाद अपनी युवा अवस्था के दिनों के किस्से बढ़ा चढ़ाकर सुनाने लगता है। रामस्वरूप भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। रामस्वरूप जब चाय नाश्ता लेने के लिए अंदर जाता है तो गोपाल प्रसाद धीरे धीरे से कहता है कि रामस्वरूप आदमी तो ठीक लग रहा है, माली हालत भी ख़राब नहीं लग रही है, लड़की ठीक हो तो रिश्ता किया जा सकता है।
तभी वह शंकर को ध्यान दिलाता है कि झुककर बैठने की ज़रूरत नहीं है, हम लड़के वाले हैं, ब्याह करने के लिए आए हैं, कमर सीधी करके तन करके बैठो। चाय नाश्ता करते हुए गोपाल प्रसाद कहता है कि शंकर की शादी वह एक ऐसी लड़की से कराना चाहता है जो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, क्योंकि बहू से नौकरी थोड़ी करानी है, किंतु लड़की खूबसूरत ज़रूर होनी चाहिए। ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो उसके नखरे कौन उठाएगा? ऐसा कौन कहता है? गोपाल प्रसाद। उसके विचार में लड़के और लड़कियां बराबर नहीं हैं। आदमियों को तो काम ही होता है पढ़ लिख कर काबिल बनना, किंतु स्त्रियों को इसकी क्या ज़रूरत है? दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो केवल पुरुषों के लिए ही हैं, स्त्रियों के लिए नहीं। ऊंची शिक्षा भी ऐसी ही है। ये बातें गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप एक दूसरे से कर रहे हैं। जब वे नाश्ता कर चुके होते हैं तब उमा पान की तस्करी लेकर आती है। उसकी आंखों पर चश्मा देखकर पिता पुत्र दोनों चौंक उठते हैं। कहीं ये चश्मा पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं लगा? रामस्वरूप उतने में ही झूठ कह देते हैं कि थोड़े दिन पहले ही उमा की आंखें दुखनी आ गई थी, इसलिए चश्मा हमें लगाना पड़ा। फिर गोपाल प्रसाद उमा की परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। उसकी चाल ढाल, शक्ल सूरत आदि को पास करते हुए पूछता है उसे उमा को क्या गाना बजाना भी आता है या नहीं। उतने में रामस्वरूप कहते हैं, हाँ जी हाँ, सितार बजाकर गाना सुनाती है। काफ़ी अच्छे स्वर में गाते हुए उमा की नज़र शंकर से मिलती है तो वह गाना एकदम बंद कर देती है और अंदर जाने लगती हैं। तो गोपाल प्रसाद के कहने पर रामस्वरूप उसे रोक देता है। फिर गोपाल प्रसाद पता लगाता है कि उसे सिलाई पेंटिंग आदि आती है या नहीं, कोई इनाम वगैरह भी जीता होगा, अगर आता होगा तो। उमा चुप रहती है। रामस्वरूप कहता है कि उमा लज्जावश चुप है, यानी कि वह शर्मा रही है, किंतु गोपाल प्रसाद को उमा की यह चुप्पी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और वह रूखी आवाज़ में कहता है, ज़रा मुँह भी तो खोलना चाहिए लड़की को। रामस्वरूप फिर उमा से जवाब देने के लिए कहता है तो उमा के भीतर दबा आक्रोश बाहर आ जाता है और वह कह उठती है कि क्या जवाब दे। उसकी स्थिति तो उन बेजान चीज़ों या भेड़ बकरियों की सी है जो बिक्री के लिए रखी है। लड़कियों की भावनाओं की परवाह किए बगैर उन्हें विवाह के लिए इस तरह पसंद नापसंद किया जाता है मानो उन्हें कोई खरीदा जा रहा हो। यह सुनकर गोपाल प्रसाद को गुस्सा आता है और वह रामस्वरूप से कहता है कि उमा उसकी बेइज्जती कर रही है, किंतु उमा उसे ध्यान दिलाती है कि इस तरह जांच परख करके इतनी देर से वह भी तो उमा की बेइज्जती ही कर रहा था, खासतौर से उस स्थिति में जबकि उसका पुत्र शंकर, जिसके लिए वह उमा की इतनी नापजोक कर रहा है, चरित्रहीन और कायर है। लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द चक्कर काटता पड़ता है तो उसने नौकरानी के पैर भी पकड़े थे। हॉस्टल के जिक्र से गोपाल प्रसाद को पता चलता है कि उमा कॉलेज में पढ़ी है, अर्थात वह ग्रेजुएट है। वह रामस्वरूप पर दोषारोपण करता है कि उमा को मैट्रिक पास बताकर उसके साथ धोखा किया जा रहा है, यानी कि रामस्वरूप ने उन्हें सिर्फ इतना बताया था कि वह 10th तक ही पढ़ी है। BA पास लड़की से यदि उसकी बेटे का रिश्ता तय हो जाता तो गजब हो जाता। ऐसा कौन कहता है? गोपाल प्रसाद कहते हैं। यह कहकर वे दोनों जाने लगते हैं। उमा दृढ़ता के साथ कहती है कि उसने BA पास किया है, यह कोई गलत काम नहीं है। गोपाल प्रसाद से वह कहती है कि वे लोग ज़रूर चले जाएं और घर जाकर देखें कि शंकर के रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। यह सुनकर गोपाल प्रसाद को अपनी बेबसी पर गुस्सा आता है और वह शंकर की खिसियाकर रुआसा हो उठता है। उमा की उत्तेजना धीरे धीरे सिसकियों में बदल जाती है, अर्थात वह रोने लगती हैं। रतन मक्खन लेकर उतने में ही आ जाता है। यहीं पर यह एकांकी समाप्त हो जाती है। रीढ़ की हड्डी, यहाँ पर बच्चों रीढ़ की हड्डी का मतलब है आपका कोई आत्मसम्मान है भी या नहीं। इतना घटिया काम करने के बाद भी आप एक लड़की के नाप तोल के लिए आए हैं। आप इस लड़की में चरित्र का आकलन कर रहे हैं, जबकि खुद आप इतने गिरे हुए हैं। यहाँ पर रीढ़ की हड्डी ना होने का मतलब है इंसान की अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ना होना। फ्रेंड्स, हमने पूरे पाठ में जो आपको बताया है ये एक नाटक था, प्ले था। ये एक कहानी, प्रेरणादायक कहानी है जो हमें संदेश देती है कि व्यक्ति को अपने स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर यहीं एंड होता है। आइए देखते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है हमारा, एकांकी के आरंभ में रामस्वरूप और प्रेमा किस लिए तैयारी कर रहे थे? तो गा है इसका उमा को देखने के लिए, लड़के वालों के आने के लिए। क्वेश्चन 2 है हमारा, उमा के अनुसार शंकर की बैकबोन क्यों नहीं थी? क्योंकि वह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक करता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 1 है, इस एकांकी से संबंधित विषय नहीं है का विवाह उपरांत स्त्री पुरुष का झगड़ा। सेकंड है, उमा गाते गाते अचानक क्यों रुक जाती है? क्योंकि वह शंकर को पहचान लेती है। नेक्स्ट है हमारा 1, क्या लड़कियों का दिल नहीं होता? यह वाक्य किसका है? ये वाक्य है उमा का। अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। इससे पता चलता है कि गोपाल प्रसाद की नज़र में विवाह भी एक बिजनेस था। चुप रहना सब लोग। थर्ड है हमारा, झुकी कमर इनकी खासियत है, किसके बारे में कहा गया है? ये कहा गया है शंकर के बारे में। फोर्थ है हमारा, इसमें सही गलत बताना है। फर्स्ट है, शंकर हॉस्टल में ताक झाक करते पकड़ा गया था, इसलिए उससे उमा विवाह नहीं करना चाहती थी। ये बिल्कुल सही है। प्रेमा को गाना बजाने से चिढ़ है, ये बिल्कुल गलत है। गोपाल प्रसाद की आंखों से चतुराई टपकती है, बिल्कुल सही। अधिक पढ़ी लिखी लड़की गीत संगीत में कमज़ोर होती है, ये बिल्कुल गलत है। पढ़ना लिखना और काबिल होना केवल मर्दों का काम है, ये भी गलत है। दुनिया की बहुत सारी बातें नियम केवल मर्दों के लिए होती हैं, ये भी गलत है। आइए इसके नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? आपको क्या लगता है, क्या पास्ट की तुलना प्रेजेंट से करनी चाहिए? मुझे तो नहीं लगता करनी चाहिए। वैसे तो यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण होता है, वह हमेशा अपने बीते पलों को मेमोराइज करता है, उसे लोगों से बताता है तथा उसे ही सही ठहराता है। गुण है कि वह हमें, परंतु बीते हुए समय की तुलना वर्तमान से करना तर्क संगत नहीं है, क्योंकि हर एक समय की अपनी उस समय की परिस्थितियों के अनुसार सही होता है। ये भी हर ज़माने की अपनी मांग होती है, उसी के अनुसार जब ज़माना बदलता है तो वहाँ कुछ कमियों के साथ सुधार भी होता है। समय के साथ स्वयं को बदलना चाहिए, जिस तरह से बदलाव प्रकृति का एक नियम है, इसलिए ऐसी तुलना उचित नहीं है। क्वेश्चन 2 है हमारा, रामस्वरूप द्वारा अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और उसे छिपाना, यह विरोध आभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? देखिए, आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद भी रामस्वरूप अपनी बेटी की पढ़ी लिखी के बारे में छुपाते हैं। वह अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में उन्हें झुकना पड़ रहा था। उपयुक्त बात एक पिता की विवशता को उजागर करती है, जो एक और अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर सक्षम बनाना चाहते थे, लेकिन समाज के नियमों को मानने के लिए वह बाध्य है। जिस तरह से गोपाल प्रसाद एक वकील होने के बाद भी इतनी तकियानुसी सोच रखते थे कि वह एक पढ़ी लिखी से अपनी बेटी की शादी नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी तो उनका मानना था कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर वे पढ़ लेंगी तो घर का काम नहीं करेंगी, कंट्रोल में नहीं रहेंगी, घर से बाहर निकलने की चेष्टाओं में हर वक्त लगी रहेंगी। इसी पुरानी सोच की वजह से रामस्वरूप ने अपनी उमा की पढ़ी लिखी होने के बारे में ये बात छुपाई थी। क्वेश्चन 3 है हमारा, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? क्योंकि अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं सरासर वह गलत है। एक तो वह अपनी बेटी को पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं, और दूसरा सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसे सामग्री का उपयोग करने के लिए कह रहे हैं। ये सरासर अनुचित है। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वे यह क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती हैं ठीक उसी प्रकार लड़कियों की भी तो हो सकती हैं। पसंद का ख्याल रखना चाहिए। वह कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि आज समाज में लड़का तथा लड़की समान दर्जा प्राप्त कर रहे हैं, और शायद उस वक्त भी ये होना चाहिए था। यहाँ पर रामस्वरूप कहते हैं कि जैसा वे चाहते हैं वैसा ही करो, वे जैसा सुनना चाहते हैं तुम वैसा बोलो, लेकिन लड़की को लड़का पसंद नहीं है ये बोलने का हक उमा को बिल्कुल नहीं दिया गया था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए।
मेरे विचार से तो दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन से भी बिजनेस खोज रहे हैं। उनके अनुसार स्त्रियां सिर्फ चूल्हा चौका संभालने के लिए ही होती हैं। वे इस तरह के आचरण से इस संबंध की मधुरता तथा संबंधों की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। रामस्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर की तलाश करते, ना कि मजबूरी में आकर परिस्थितियों से समझौता करते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उमा शंकर की कमियों की ओर इशारा करते हुए कहती है, शंकर चरित्र का अच्छा नहीं है, लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर काटते रहता है, उसका अपना कोई निजी व्यक्तित्व नहीं है, वह अपने पिता के पीछे चलने वाला एक बेचारा जीव है, जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है। वह कमज़ोर युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वह शारीरिक रूप से भी समर्थ नहीं है, वह शरीर से कमज़ोर है तथा उससे तन कर भी बैठा नहीं जाता। जब वह अपना भोज नहीं संभाल सकता तो वो एक परिवार को कैसे संभालेगा? क्वेश्चन 6 है हमारा, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को किस प्रकार के व्यक्तित्व की ज़रूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आपको अपने हिसाब से बताना है। समाज में आज उमा जैसे दृढ़ उच्च चरित्र वाली व्यक्तित्व की आवश्यकता है, जो दृढ़ है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाले लालची ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती हैं तथा दहेज जैसी कुरीतियों से भी लड़ सकती हैं। ऐसी लड़कियां ही समाज और देश प्रगति कर पाएगी। आत्मविश्वास से भरी निडर नई सोच रखने वाली उमा जैसी लड़कियां ही हमारे देश को आगे प्रगति पर ले जा सकती हैं। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए अभिशाप हैं। शंकर जैसे व्यक्तित्व समाज को कोई दिशा नहीं प्रदान कर सकते, न ही प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, बल्कि वे समाज के लिए एक बोझ ही साबित होंगे। इसलिए हमें उमा जैसी लड़कियों की तलाश है। हमें समाज से लड़ना चाहिए अपने अधिकारों के लिए। क्वेश्चन 7 है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। हमें यहाँ पर बताना है कि रीढ़ की हड्डी आखिर इस पार्ट में यूज़ क्यों किया गया है। जिस प्रकार मानव में रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार वैवाहिक रिश्तों में लड़का और लड़की की रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। उनके स्वस्थ रिश्ते पारिवारिक शांति, अपनापन और समृद्धि का कारण बनते हैं। इस पाठ के जरिए यही बताने का प्रयास किया गया है कि नर और नारी दोनों में ही समानता होनी चाहिए, किसी में भी भेदभाव नहीं करनी चाहिए। आज लड़कियां भी उतने ही आगे जा रही हैं कि जितने कि लड़के। नारी को कमतर समझकर हम एक प्रगतिशील समाज की कल्पना नहीं कर सकते, अतः ये उचित शीर्षक है। यहाँ रीढ़ की हड्डी समाज के मजबूती युवा वर्ग का प्रतीक भी है। हम जितना महत्व लड़कों को देते हैं उतनी ही महत्व लड़कियों को भी देना चाहिए, इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है। क्वेश्चन 8 है हमारा, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? इस कहानी में कई पात्र हैं, परंतु सबसे सशक्त पात्र बनकर जो उभरती हैं वह है उमा। उमा की उपस्थिति भले थोड़े समय के लिए थी, उनका डायलॉग भी थोड़ा ही था, परंतु उसके विचारों से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाते हैं। वह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। उसकी उपस्थिति नारी समाज को एक नई सोच और दिशा प्रदान करती है। क्वेश्चन 9 है हमारा, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। रामस्वरूप आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न एक मजबूत पिता हैं। वे एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थन हैं, परंतु बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा वे छिपाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी विवशता तथा कायरता झलकती है। राम गोपाल निहायती चालाक, लालची और पढ़े लिखे होने के बावजूद स्त्री पुरुष की समानता में अविश्वास रखने वाला तकियानुसी व्यक्ति थे। इसी कारणवश वे मेडिकल में पढ़ने वाले बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से करना चाहते थे। वो विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को भी बिजनेस मानते हैं, इससे उनका लालची स्वभाव पता चलता है। क्वेश्चन 10 है हमारा, इस एकांकी का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? लिखिए। रीढ़ की हड्डी एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। इस एकांकी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जैसे स्त्री पुरुष की समानता का पक्षधर है, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्या को समाज के सामने लाना,
बेटियों के विवाह के समय माता पिता को होने वाली परेशानियों को उजागर करता है। स्त्री शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखने वालों को बेनकाब करता है। स्त्री को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना तथा उसका सबल व्यक्तित्व प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन 11 है हमारा, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। समय की महान एवं विदुषी स्त्रियों को उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि अन्य लोग प्रेरणा ले सकें। उसके मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। मीडिया आदि के द्वारा उनके अस्तित्व की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। चित्र, गीत, संगीत आदि पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। लड़के और लड़की को समान अधिकार मिलने चाहिए। हमें महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। महिलाओं को उनकी इच्छा के अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 क्वेश्चन बचते हैं जो आप खुद से भी बना के कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।